गुड इवनिंग एवरीवन। आज देखिए सबसे बड़ा जो पेपर है डायरेक्ट टैक्स लॉस का, वो अब ओवर हो गया है। इस पेपर का भी हम क्या है रिव्यू करेंगे। तो वैसे तो ये पेपर क्या है, थोड़ा सा अबव एवरेज ही माने हम लोग, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वाज अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। ये किससे रिलेटेड था? 14 मार्क्स का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से ये क्वेश्चन रिलेटेड था, जिसके अंदर देखिए जो ये असेसी है वो क्या है, बैकवर्ड एरिया में था इन आंध्र प्रदेश। तो इसके रिलेशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के पॉइंट्स हैं उसका भी आपको क्या है ध्यान में रखने वाली बात थी। और वैसे जो कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल सिंपल से थे, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को जब आप पैसा देंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको, और बाद में अगर पैसा देने के बाद अगर अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है तो असेसी के डिडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। एनबीएफसी से अगर अपन ने बोरोइंग की है दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। फिर ये मतलब कुछ डोनेशंस है विच इज गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, एज यू आर अवेयर कि वो क्या है डिसअलाउ होती है। तो दीज पॉइंट्स वर देयर सम। देन अगर आपका कोई बिजनेस आपने लिया और फिर there is what bad debts is there, so successor is basically what entitled to get the deduction on account of bad debts of the predecessor। तो ये देखिएगा ये। और फिर डेप्रीसिएशन से रिलेटेड पूरी कंप्यूटेशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर करनी थी। तो फंडामेंटली इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपके ट्रिकी, बाकी सब जो पहले ऑलरेडी आप कर चुके हैं उससे रिलेटेड था। अब न्यू सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2A, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जो एक केस लॉ ऑलरेडी अपनी बुक में भी आ रहा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर भी आ रहा है, डालमिया सीमेंट्स का कि केस लॉ था। देन सेकंड वाज कि क्या असेसिंग ऑफिसर चेंज कर सकता है क्या स्टेटस ऑफ दी असेसी इन कोर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। तो उसके लिए इसको क्या है नोटिस देना पड़ेगा। एक कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी एक पास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो अपने कंपाइलर के अंदर दे रखा है। अच्छा यह कि वो रूलिंग आई हुई है जिसमें एओ कैन व्हाट चेंज द असेसमेंट फंडामेंटल स्टेटस, पर उसके लिए पहले क्या है असेसी को क्या है नोटिस देना पड़ेगा। देन फिर 148 के नोटिस के रिलेशन में था कि भाई जो रीजंस होते हैं द रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, और फिर जब असेसी अपना रिटर्न भरता है तो उसके बाद असेसी कैन आस्क फॉर द रीजंस। ये जीके एंड ड्राइव शाफ्ट्स की केस की रूलिंग थी, और अब जो नई लॉ है अमेंडेड उसमें तो ये वर्क नहीं करेगी, जो अपने फाइनेंस एक्ट 21 से अमेंडमेंट आए हैं। बट द असेसी कैन आस्क फॉर द रीजंस, और फिर एओ को क्या है वो रीजंस बताने पड़ेंगे असेसी को, और फिर असेसी क्या है अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है, एंड देन एओ को फिर क्या है इन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा बाय रीजनड ऑर्डर। इफ द असेसिंग ऑफिसर डज नॉट गिव द रीजंस, और इफ ही डज नॉट से मेक एनी रीजनड ऑर्डर, देन द assessee can go and file a writ petition in the court so that the income escaping assessment proceedings can be quashed। तो ये आपके प्रोसीजर फॉर असेसमेंट से रिलेटेड केस लॉ स्टडी थी। देन जो सी पार्ट है ये आपके क्या है जो रेजिडेंशियल स्टेटस पहले अपने को निकालना था। उसके बाद देखिए जो उसकी सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, बिकॉज इज रेंडरिंग सर्विसेज, इज रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर वो सर्विसेज यहाँ रेंडर कर रहा मतलब कर रहा है सर्विसेज, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जो इसको सैलरी की इनकम है इसको आपको क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी सैलरी एक्रू होती है आपकी, आपके रूल 115 दे रखा है इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, तो जो प्रिसीडिंग जो मंथ की जिस महीने की सैलरी ड्यू है उसके पहले वाले महीने की जो एक्सचेंज रेट है उससे आपको ये कन्वर्ट करके फिर आपने जो भी एज पर DTA जो टैक्स विदेश में पे किया है उसका आपको क्या है यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट। ठीक है, उसका आपको क्या है क्रेडिट मिल जाएगा। तो दो चीज पूछी थी, एक तो टैक्स पेएबल, और उसके अलावा एडवाइस मिस्टर राम द प्रोसीजर इन्वॉल्व टू क्लेम द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो उसके लिए फॉर्म 67 भरता है, वो आपको किस तरह से उसका प्रोसीजर है वो बताना था। फिर ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन ये हमारे बुक में ऑलरेडी दे रखा है AIF का। तो ये मतलब मान लीजिए दिस वाज अ क्वेश्चन विच इज से इजी, दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन आवर बुक। जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के लास्ट जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है।
फिर ये एनआर से रिलेटेड टैक्सेशन वाला क्वेश्चन आ गया, एनआर से रिलेटेड टैक्सेशन, जिसमें डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करी, और ये भी पहले पॉइंट आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नए पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग पहले आ चुके हैं, ठीक है। और रॉयल्टी की इनकम की बात थी, अदर देन 44 DA और 115 A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से और क्लॉज बी के हिसाब से यहाँ क्या हो रहा था, टैक्सेशन हो रहा था उस पूरे क्वेश्चन के अंदर। एज पर DTA या रॉयल्टी इनकम इज टैक्स कैसे हो रहा है, या तो 115 A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और DTA विच इज लोअर, उसके हिसाब से आपको क्या है टैक्स पे करना था। तो ये मोर और लेस ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पहले एग्जाम्स के अंदर क्या है कवर्ड है, और बुक में और कंपाइलर में ये क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह के पॉइंट्स कवरेज का। फिर ट्रस्ट का क्वेश्चन, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो उससे रिलेटेड ये 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, मतलब एग्जाम में आया, तो ये भी बच्चा कर सकता है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। फिर देखिए वापस से आ गया ये हमारे पास डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन आएगा है, एंड असेसी यहाँ पे क्या है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और डबल टैक्सेशन रिलीफ के हिसाब से अपने को क्या है रिलीफ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो रिलीफ दे रहा है, प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, टैक्स एट रेट ऑफ 15% इन कनाडा विदाउट प्रिजुडिस टू द टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन इंडिया। सो फंडामेंटली वी विल प्रोवाइड द रिलीफ ऑल्सो हियर इफ द पर्सन इज ए रेजिडेंट। तो ये 6 नंबर का ये था। फिर ये भी ऑलरेडी TDS के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ये ऑलरेडी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं, दीज क्वेश्चंस हैव से ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन, जो कंपाइलर के अंदर अवेलेबल रहेंगे। फिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग से आर्म्स लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है। उसके अलावा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, दिस इज अबाउट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको लिक्विडेटर के रिलेशन में था। 778 के अंदर व्हाट आर द स्टेटरी ओब्लिगेशंस दैट लिक्विडेटर विल गिव द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, और फिर डिपार्टमेंट वाले उसको बताएंगे वो पार्ट विद नहीं कर सकता है असेट्स का, अदरवाइज फिर अगर वो पार्ट विद कर देता है तो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी, एक से ज़्यादा लिक्विडेटर हैं तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी आ जाएगी। और फिर ये BEPS से रिलेटेड थ्योरी थी, और ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें पहले भी अपने कंपाइलर के अंदर ये दे रखी हैं, और बुक के अंदर भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ओवरऑल पेपर देखें तो दिस पेपर वाज अबव एवरेज, ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, पर आपको ये अबव एवरेज पेपर था। तो दिस वाज अबव एवरेज पेपर बिकॉज सम पॉइंट्स आर ट्रिकी। बाकी ऐसा है कि घबराने वाला कोई विषय नहीं है, क्योंकि जितने एडजस्टमेंट्स आप करते हैं उनके सब स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलती है। नाउ वी मस्ट बी लास्ट पेपर इज ऑफ से इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, और वो उसके लिए आपको क्या है अब अच्छी से क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ध्यान रखना है। तो देखिए जब इनडायरेक्ट टैक्स लॉज है, वी आर जस्ट रिव्यूइंग कि अपने को क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो देखिए जो स्कोप ऑफ सप्लाई है सेक्शन 7 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन बात करते हैं जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल GST लायबिलिटी, तो उसमें स्कोप ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब इसके स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में आ रही है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आते ही आते हैं। उसके बाद आपने देखा कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे CBIC ने एक सर्कुलर जो जारी किया है, उस पर क्या है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। फिर इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई हम क्वेश्चन देख सकते हैं किससे रिलेटेड, कंपोजिट सप्लाईज और मिक्स सप्लाई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्या है देखा जा सकता है। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 से रिलेटेड, एंड अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स अपन क्या है एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, सेक्शन 8 से अलॉन्ग विद व्हाट द वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस क्या है आए हुए हैं। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, जिसमें क्या है जब अपन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी बनता है तो RCM की एप्लीकेबिलिटी आती है। GTA वगैरह में, लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज में RCM की जो एप्लीकेबिलिटी है वो नॉर्मली आती है। अब हम ये सोच सकते हैं कि इस बार क्या है, हो सकता है कि वो कंपोजिशन स्कीम से अगर आप हो और फिर आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाए थ्रेशोल्ड लिमिट से, और आप किस में आ गए, नॉर्मल स्कीम में आ गए,
तो उस पे भी क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है विद दी टैक्स इम्प्लीकेशंस, आईटीसी इम्प्लीकेशंस के साथ वो स्टॉक दे देगा आपको, और आपको क्या है आईटीसी देखना है कि क्या निकल के आएगा, क्या निकल के नहीं आएगा, और क्या जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, एक तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर और एक क्या है नॉर्मल स्कीम के अंदर, वो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, वैसे तो क्या है इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस बना भी सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेशन में, पर जब अपन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ तो इशू आएंगे ही आएंगे कि वेदर द सप्लाई इज अ इंटरस्टेट सप्लाई और से इंट्रास्टेट सप्लाई। और इंपोर्ट सी फ्रेट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मोहित मिनरल्स का केस लॉ हुआ है उसकी वैलिडिटी, इंपोर्ट सी फ्रेट पे जीएसटी जो रिवर्स चार्ज में लग रहा है उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड, सेम हैज बीन जुडिशियली डिसाइडेड बाय द गुजरात हाई कोर्ट रिलेटिंग टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मोहित मिनरल्स केस। देन जब हम बात करें वैल्यूएशन की, एज यू आर अवेयर वैल्यूएशन अंडर जीएसटी इंडिपेंडेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैल्यूएशन पे वी कैन एक्सपेक्ट से अ क्वेश्चन, वैल्यूएशन पे इधर के साथ कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई के साथ वैल्यूएशन में आ सकता है, या इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर द वैल्यूएशन। एंड एग्जाम्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू आर अवेयर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम एग्जाम्शन। देन वी आर हैविंग दी आईटीसी इम्प्लीकेशंस, आईटीसी का आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, आईटीसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है 10%, जो भी GSTR 2A के अंदर अपने पास जो इन्वॉइसेस अपलोड होके आई हैं आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, और उसके अलावा प्रोविजनल बेसिस पे ले सकते हैं। तो इस 10% की इम्प्लीकेशन के साथ कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी है, कैपिटल गुड्स पे आईटीसी की रिलेटेड क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है। तो कैपिटल गुड्स पे हमको कैसे आईटीसी मिलेगा जब वो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई के दोनों के लिए काम में आ रहा है। तो अगर कैपिटल गुड्स पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहे थे, बाद में से टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आ रहे हैं, तो किस तरह से अपने को 43 के हिसाब से क्या करना पड़ रहा है, अपोर्शनमेंट करना पड़ रहा है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अपन वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम जॉब वर्क ऑल्सो। दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम जॉब वर्क, एंड यू आर अवेयर से refund of ITC. We are having say refund of ITC in case of zero rated supply. We can expect a practical question of refund of ITC in case of zero rated supply because there are changes in the formula, you know, adjusted total turnover, उसकी computation में यहाँ changes हैं। फिर हम देख सकते हैं कि as you are aware कि say provisional assessment, इस पे क्या है क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम के अंदर, और इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन होगी अगर आपको टैक्स और फर्दर जमा कराना है, जीएसटी और जमा कराना है, या अगर आपने एक्स्ट्रा जीएसटी प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम में जमा कराया है तो कैसे आपको उसका इंटरेस्ट का मतलब मिलेगा, उसका किस तरह से कंप्यूटेशन होगी, दैट कैन बी डेफिनेटली से आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। फिर टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टीडीएस और टीसीएस, या तो आपके एमसीक्यूज के अंदर भी क्या है क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटिंग टू व्हाट टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज के तहत भी क्या है क्वेश्चन आ सकते हैं। देन अबाउट दी यू नो डिमांड्स, ये डिमांड का टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 73 और से सेक्शन 74, दैट इज अ इंपॉर्टेंट यू नो डिमांड प्रोविजंस आर से इंपॉर्टेंट। अपील में प्री डिपॉजिट रिलेटेड मैटर्स आ सकते हैं, या कौन से सेक्शन 121 के अंदर दे रखे हैं कि कौन से मैटर्स हैं वेयर यू कैन नॉट गो एंड फाइल एन अपील। तो अपील में टाइमलाइंस ध्यान रख लीजिएगा, और क्या है जो प्री डिपॉजिट है कितना अपने को प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा इफ़ यू गो टू दी अपीलेट अथॉरिटी एंड से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अगर वो रिफंड होता है प्री डिपॉजिट तो कैसे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी से आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। उसके अलावा देखिए generally they are asking the practical of say redemption fine, that is option to pay a fine in lieu of confiscation under 130. Calculations are asked under section 129 also in case they have detained the conveyances. Then if the owner comes or if the owner do not come forward to pay the same, questions are asked from that also. So that is also a very important topic, so you can go with the practical questions there. So
about the GST, you know, it's very, very important. Relating to customs and foreign trade policy, as you are aware of the fact that customs and foreign trade policy में देखिए एक तो valuation से आना ही आना होता है question. Now this time we can expect a question from safeguard measures also, as you are aware of the fact that they have made the amendment in section 8B of the Customs Tariff Act. Therefore, we can expect a question from safeguard measures also. They have already asked about the computation of the anti-dumping duties. Similarly, question can be there of the safeguard duty and other, say, safeguard measures, tariff quota, etc. The question can be asked relating to the same. Besides this, as you are aware that duty drawback and baggage practical questions can be definitely asked in your customs portion. Relating to the foreign trade policy, as you are aware, you must be aware of this EPCG scheme is there, and MEIS scheme, though it has been said discontinued with effect from 31st of December 2020. Maybe they can ask a question relating to SEIS, or a new scheme has been introduced. They can ask for the remission of duties and taxes on export product scheme. Though they can ask a question relating to ROD-TEP scheme also, export promotion scheme. A new scheme has been notified instead of, say, MEIS. So question can be asked from the same also. Okay, EPCG is important, and then we are having, say, status holders. They can ask for the benefits which are, say, available to the status holders. So foreign trade policy also we can expect a question, practical question from foreign trade policy, but the much focus must be on the, say, customs, where we are having, say, baggage, duty drawback and valuation. They are the very, very evergreen topics. Okay, and you know about the safeguard measures and calculation of duty, you must already be knowing, because the same is asked in the valuation also. So this is just an overview. You have to work, say, whatever you have done till now, you have to just revise the same, and actually the paper of GST is also, say, it is a tricky paper, and the thing is you have to write the working notes. Working notes are very, very important. You have to write all the working, whatever adjustments you do, you write the working notes, and say half marks are allotted for the working notes. Now, whatever you have discussed, whatever you have done till now, you work on that only. Do not go for any new topics now. Okay, and all the best for your exams. So don't worry about the direct tax paper also, and the last exam is there of the indirect tax law, and then you will definitely pass the exams with the flying colors and become, say, chartered accountants. Okay, all the best for your this last paper, that is the indirect tax laws.